दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। सीक्रेट घर जमाई को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरीके से कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहें। जो सुकून एफएम चैनल पर पहली बार कहानी देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। कल मेरे एक प्यारे से भाई ने एक कमेंट किया है। वो कहते हैं कि सॉरी आप पक्षपाती हैं। मैंने 2-3 बार लिखा मैं कराची पाकिस्तान से हूँ मगर मुझे इग्नोर किया गया। ब्रदर ऐसा नहीं है। ताहिर जी आपका नाम मैंने पहले भी लिया था और आज फिर से ले रहा हूँ। इसी के साथ मनोज यादव जी हैं बिहार दरभंगा से। और ऐसे ही अगर आप भी अपना नाम कहानी में लेना चाहते हैं तो अपने अपने शहर और अपने गांव का कमेंट नाम लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और हमें भी पता चलना चाहिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं। दोस्तों, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई को आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे बहुत सारे लोग इस कहानी को सुन पाएँ और मज़ा कर पाएँ। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत है। मैं मनदीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं, चलिए कहानी। समर ने रेस्टोरेंट में पंकज को सबक सिखा दिया था। उसके बाद पायल ने उसको अग्रवाल इंडस्ट्रीज में ड्रॉप कर दिया। जैसे ही समर कियारा को खुशखबरी देने के लिए उसके ऑफिस में आया तो उसने सुना कि अनिकेत और उसके पापा राजीव कियारा से उसको नौकरी से निकलवाने के लिए मना रहे थे। समर राजीव की इंसल्ट कर देता है। उसको साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और उसे याद आया कि फाइल फिर पायल की गाड़ी में भूल गया था। लेकिन तभी पायल वहां पर फाइल लेकर आ गई। समर ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर उसका मुंह बंद करवा दिया। अब पायल ने समर से उसे बाहर सी ऑफ करने के लिए कहा। कियारा ने उसको पायल के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया था। दरअसल कियारा अगर नहीं देख रही होती तो पायल के साथ वो जाना भी चाहता था, उसके साथ डिनर भी करना चाहता था। लेकिन कियारा के चेहरे से पहले ही पता चल रहा था कि पायल के साथ उसकी नजदीकियां उसे अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए उसको डर था कि अगर वो पायल को सी ऑफ करने चला गया तो कहीं कियारा उससे और ज्यादा नाराज ना हो जाए। उनका रिश्ता अभी अभी सुधरने लगा था। वो इस रिश्ते को दोबारा बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब कियारा ने उसको खुद भेज दिया था, इसलिए वो बेफिक्र होकर पायल के साथ चला गया। चलते चलते पायल समर को देखे जा रही थी, जैसे कुछ उससे पूछना चाहती हो। समर ने जब उसकी आंखों में सवाल देखे तो उसने पूछा, क्या हुआ पायल, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो सीधे सीधे तुम पूछ सकती हो। पायल ने सीधे सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी कि कियारा के साथ तुम्हारा आखिर रिश्ता क्या है। उसका सवाल सुनकर समर हड़बड़ा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी शो नहीं होने दिया। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देते हुए बोला, हमारा बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। वो कंपनी की सीईओ है और मैं उनका एक मामूली सा एम्प्लॉय। बस हमारे बीच यही रिश्ता है और कुछ नहीं। फाइल ने तुरंत थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा, समर, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम ऐसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से झूठ तो नहीं बोल सकते ना। अगर तुम लोगों में सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता होता तो वो तुम्हारे लिए कभी भी अपने वाइस प्रेसिडेंट को नाराज न करती। क्योंकि मुझे मालूम है कियारा अपने बड़ों का बहुत इज्जत करती है। और हालांकि सीईओ होने के नाते वाइस प्रेसिडेंट की भी पहुंच बहुत है, तो वो ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट को ऑफेंड कैसे कर सकती है। समर भी असमंजस में पड़ गया था। अब वो क्या कहे। तभी उसने अपनी नाक को छुआ और बोला, पायल, मैंने सच में तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। हमारे बीच में यही रिश्ता है। वो तो मैं कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा हूं ना, तो तुमने भी मेरे कहने पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि कियारा को इस बात का डर है कि अगर उसने मुझे निकाल दिया तो तुम भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगी। इसलिए वो मुझे नहीं निकाल रही होगी। वो अभी पायल को यह बात बता नहीं सकता था कि कियारा उसकी पत्नी है। यह कियारा और उसके बीच का छोटा सा सीक्रेट था। कियारा ने अभी अभी किसी को भी बताने से मना कर दिया था। वो चलते चलते बातें कर रहे थे। जल्दी वो बिल्डिंग के नीचे भी पहुंच गए थे। पार्किंग गाड़ी में जहां पर हुई थी वहां पर आ गए। पायल ने ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ नजर डाली तो देखा कि कियारा तीसरी मंजिल पर खिड़की से चुपचाप समर और उसे ही देख रही थी। उसने मन ही मन बोला,
ओह, तो कियारा मेरे ऊपर नजर भी रख रही है। वो समझ गई थी कि कियारा उसके प्रति बेहद सतर्क है। स्वाभाविक रूप से वो पायल पर भरोसा नहीं कर सकती थी। जब पायल समर के साथ होती थी तब तो बिल्कुल भी नहीं। कियारा को देखते हुए पायल आकर्षक ढंग से मुस्कुराई और समर के पास आते हुए बोली, समर, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, अपना कान करो, कहीं कोई सुन न ले। और वो ये कहती हुई समर के करीब आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अपने पैरों की एड़ी उठाई और समर के कान के बिल्कुल नजदीक चली गई। वो समर के बिल्कुल सट गई थी। उसके लाल होठ भी समर के कान को छू गई। दूर से देखने पर ऐसा ही लग रहा था जैसे वो एक साथ गले मिल रहे हों और पायल समर के गाल पर किस कर रही हो। यही तो वो चाहती थी। समर को अचानक एक मनमोहक सी खुशबू आई। उसने मंत्र मुग्ध होते हुए कहा, वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये लेवेंडर फ्लेवर का परफ्यूम था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। वो पायल की आंखों में देखने लगा। उसको पायल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें आसमान में सितारों की तरह चमक रही थी। एक आकर्षक आकर्षण छोड़ रही थी। उसके चमकीले लाल होठ चेरी के तरह थे, जिसे कोई भी बिना चबाए रह नहीं सकता था। आकर्षक, मनमोहक, उसका यह सबसे अच्छा चित्रण था। एक पल के लिए समर अपने होश हवा सी खो बैठा। उसको पायल की आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका फिगर ठीक कियारा के जैसा फील हो रहा था। दोनों में सुनहरा अनुपात था और सबसे अच्छा था। उसे लगा कि उसका खून उबल गया और जिससे वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसके सामने खड़ी लड़की बहुत आकर्षक थी। समर का चेहरा थोड़ा लाल था। उसने पायल से पूछा, पायल, तुम मुझे कौन सा सीक्रेट बताना चाहती हो? और उसकी आंखें थोड़ी तेज हो गई। उसने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया। पायल आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, समर, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि कियारा हमें अपने ऑफिस से खिड़की से देख रही है। उसको दिखाने के लिए ही मैंने जानबूझकर ऐसा किया है। और ये कहते हुए वो हंसने लगी। उसकी धूर्त आंखें चमक गई थी और वह जल्दी से समर से अलग हो गई। बेशक क्योंकि उसने समर को छोड़ दिया था और इस चक्कर में वो अपना थोड़ा सा बैलेंस खो बैठी, जिसे उसके होठ सीधे समर के गाल को छू गए। समर ये देखकर चौंक गया था। उसने अपने गाल पर हाथ फिराते हुए धीरे से कहा, क्या तुमने मुझे किस किया? हालांकि वो नार्सिसिस्ट था और जानता था कि वो हैंडसम है, लेकिन पायल भी देश की टॉप इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन थी, इंदौर शहर की नंबर 1 ब्यूटी, और उसे उसने किस कर लिया। उसको यह कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि पायल ने क्या कहा। उसने कहा कि कियारा तीसरी मंजिल से उन्हें ही देख रही थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने मन ही मन कहा, ओह, ये क्या हो गया? कियारा ने पायल को मुझे किस करते हुए देख लिया। अब तो वो मेरी जान ही ले लेगी। उसने गुस्से में पायल की तरफ देखा और मन ही मन उसको गाली देते हुए बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और इसने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि ये कियारा से जलती है ना। इस समय वो पायल से भी नफरत करता था और उसे पसंद भी करता था। उसे पायल का आकर्षक चेहरा सुंदर लग रहा था, लेकिन साथ ही उसकी चालाकी ने उसको नफरत से भर दिया था। यह उसका प्लान था। उसने जानबूझकर कियारा को चिढ़ाने के लिए, बाहर तक सी ऑफ करने के लिए भी कहा था। समर ने तुरंत पलटकर देखा कि कियारा तीसरी मंजिल की खिड़की के पीछे खड़ी थी या नहीं, और उसे ठंडी निगाहों से वो देख रही थी। उसने देख लिया था। उसकी आंखों में उग्रता थी। समर दिल ही दिल में चिल्लाया, ओ शिट यार, मर गया आज तो। कियारा ने सब कुछ ही देख लिया। वो अपने दिल में बहुत उदास हो गया था। उसे पता था कि यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। अगर वो इसे अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया तो कियारा के साथ उसके रिश्ते फिर से दरार में आ जाएंगे। कियारा पहले से बहुत सनकी थी और इन्हीं कारणों से वो लड़कों से नफरत भी करती थी, और आज तो उसने अपनी निगाहों से देख भी लिया था। वो उसके साथ आज अच्छा व्यवहार करने नहीं आएगी, जैसा कि वो कल तक उसके साथ करने लग गई थी। और तो और वो उसके लिए यंग मास्टर ईशान और अपनी कंपनी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ भी चली गई थी। यही सोच सोच कर समर का दिल बिल्कुल दुखी होता जा रहा था। यार, मैं अब कियारा को कैसे समझाऊं? वो अपने मन ही मन इस बारे में सोच रहा था, और सोचते सोचते उसने पायल को सी ऑफ किया और वापस कियारा के ऑफिस की तरफ चल पड़ा।
समर कियारा के ऑफिस में दाखिल हुआ और अंदर जाकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नहीं, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन कियारा के आकर्षक चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से में समर की तरफ देखते हुए कहा, अभी भी आने की क्या जरूरत थी? उस चुड़ैल के साथ ही चले जाते ना। उसने जब से पायल को उसे किस करते हुए देखा था, तब से वो बहुत गुस्से में हो गई थी। इसे उसका दिल दुखी हो रहा था। समर की पत्नी होने के नाते भी उसने अभी तक उसे किस भी नहीं किया था, लेकिन उस कुतिया ने उसे पहले ही किस कर लिया था। समर ने थोड़ा प्यार से कियारा को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसे कैसे उसके साथ चला जाता? मैं तो उसको नीचे तक भी तुम्हारे कहने पर छोड़ने के लिए गया था। अगर मुझे पता होता तो तुम गुस्सा करोगी तो मैं ना जाता। ऐसे में मैं अपनी खूबसूरत बीवी को दुखी होते हुए नहीं देख सकता हूं। कियारा। समर ने कियारा को मनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कियारा बहुत गुस्से में थी। उसने जो भी कहा वो सब बेकार था। कियारा ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मैंने आपको उसे छोड़कर आने के लिए कहा था, किस करने के लिए नहीं। उसने ने आपको किस कैसे कर लिया? कियारा का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। समर ने पायल को तुरंत भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने धीरे से कियारा के पास जाते हुए कहा, हाँ नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? उस बेवकूफ ने मुझे धोखे से किस कर लिया। उसने मेरी मासूमियत को बर्बाद कर दिया। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तुम ही मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत हो हनी। सच कहूं तो जब पायल ने समर को किस किया था, उसे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वो सब अपनी पत्नी के सामने स्वीकार नहीं कर सकता था। कियारा ने ठंडे मुस्कान के साथ असंतुष्ट होकर कहा, ठीक है, मान लिया, उसने आपको धोखे से किस कर लिया, लेकिन वो जो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रही थी उसका क्या? यहां तक मैं जानती हूं, हमारी शादी से पहले आप कभी इंदौर नहीं आए। वो आपकी बेस्ट फ्रेंड अब कब से बन गई? भले ही वो कंपनी की सीईओ थी, हर दिन हजारों मुद्दों का ध्यान रखती थी, लेकिन वो सामाजिक मानदंडों के बारे में भी जानती थी। क्यारा ने सुना था कि बहुत सारी गर्ल बेस्ट फ्रेंड अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ बिस्तर तक भी चली जाती है। समर ने कुछ आंसू बहाए और दयनीय ढंग से कहा, हनी, हनी, उस लड़की ने इस तरह से मुझसे बात करने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाऊंगा तो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करेगी। इसलिए मैंने कंपनी को बचाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हनी, हनी, मैंने कंपनी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रही हो। कियारा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, क्या आप सच कह रही हैं? उसका चेहरे पर अभी भी संदिग्ध था। उसको लग रहा था कि समर अभी भी उसको झूठ बोलकर टहलाने की कोशिश कर रहा है। तभी समर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हनी, मैं भगवान की कसम खाता हूं, अगर मैंने झूठ बोला तो मुझ पर बिजली गिर जाए। मैंने कंपनी के लिए ही सब किया है। इसके पीछे मेरा कुछ पर्सनल इंटेंशन नहीं था। और तुम्हें छोड़कर तो मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? समर ने ऐसा दिखाया कि जैसे वो खुद एक विक्टिम है। वो दिखावा करने में इतना माहिर था कि उसकी कहानी सुनने वाला कोई भी दुखी हो जाए। जो कोई भी उसे देखेगा वो रो पड़ेगा। किहारा को मनाने के लिए वो निश्चित रूप से बहुत प्रयास कर रहा था। क्योंकि लड़कियों को मनाने का उसका तरीका काम नहीं आया, तो अब उसके पास विक्टिम कार्ड ही बचा था। उसने सबके सामने शो कर दिया। किहारा ने अपने लाल होठ खोले और धीरे से कहा, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, इस बार मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखिएगा, उस लड़की को अपने से ज्यादा नजदीक मत आने दीजिएगा। लेकिन उसकी आंखें में अभी भी गुस्सा था। समर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ हनी, समझ गया मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा और तुम्हारे अलावा किसी को भी अपनी नजदीक नहीं आने दूंगा। कियारा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसको देखे जा रही थी। उसको ऐसे चुपचाप देखकर समर ने फिर दयनीय ढंग से पूछा, हनी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बताओ ना प्लीज। कियारा ने अपनी भौहें उठाई और कहा, नहीं, पहले आप एक काम करो, मॉल से मेरे लिए
वॉशबोर्ड लेकर आओ। उसके लाल होठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जबकि वो ग्लैमरस तरीके से कह रही थी। उसने दूसरी लड़कियों से सुना था कि अगर पति कोई गलती करता है तो सबसे अच्छी सजा है कि वो वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने के लिए कहे। जब वो एक बार ऐसा करते हैं तब वो अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। कियारा ने भी समर को पायल के नजदीक जाने से रोकने के लिए वो अपने पति को चेतावनी के तौर पर दंडित करना जरूरी समझा था। समर ने थोड़ा निराश होते हुए कहा, हनी, छोड़ो ना अब इस बात को, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तुम्हें उस वॉशबोर्ड को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगे से तुम्हें कोई मौका ही नहीं दूंगा। जिस बात पर उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वो हो गई थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो एक वॉशबोर्ड खरीदे। बहुत बुरा। जब भी कोई लड़का कोई गलती करता है तो लड़कियां उसको सजा देने के लिए वॉशबोर्ड का इस्तेमाल करना पसंद करती थी। कियारा ने जोर देकर कहा, मैं आपको आज हाफ डे की छुट्टी दे रही हूं ताकि आप एक अच्छा वॉशबोर्ड खरीद सकें, रात को घर लेकर आ सको। और उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी था। सबर ने एक बार और कंफर्म करते हुए पूछा, हनी, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं वॉशबोर्ड लेकर आऊं? प्लीज ऐसा मत करो ना। लेकिन कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। जब तक आप वॉशबोर्ड नहीं खरीद लाओगे तब तक मैं आपको माफ नहीं करूंगी। समर ने उदासी भरे स्वर में कहा, ठीक है हनी, मैं अभी जाकर खरीद लेता हूं। और ये कहते वो कियारा के ऑफिस से बाहर निकल गया। वॉशबोर्ड खरीदने के लिए चल पड़ा। कियारा ने अभी भी कहा था कि अगर वो वॉशबोर्ड खरीद लेगा तो वो उसे माफ कर देगी। भले ही उसे वॉशबोर्ड से नफरत थी, लेकिन अपनी पत्नी से माफी पाने के लिए वो वॉशबोर्ड भी खरीद सकता था। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कियारा पागल को उसे किस करते हुए देख लेगी, और जब उसने गलती की ही थी तो उसे खामियाजा तो भुगतना ही था। समर ने चलते चलते अपने आप से कहा, चलो, एक काम तो अच्छा ही हो गया, मुझे हाफ डे की छुट्टी तो मिल गई। और यह सब सोचते हुए वो बिल्डिंग से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसने अपनी पॉकेट में हाथ लगाकर देखा तो उसको याद आया कि उसके पास तो कैश खत्म हो गया है। इसलिए उसने बैंक जाने का सोचा और एक टैक्सी लेकर बैंक की तरफ चल पड़ा। लगभग 10 मिनट के बाद वो सिटी बैंक पहुंच गया। बैंक में बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। उसने भी एक टोकन लिया और लाइन में लग गया। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। पीछे से देखने पर वो लंबी थी और सीधी टांगे थी। उसका फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी लाइन में पीछे खड़े लोगों ने धक्का मारा, जिससे समर जाकर उस लड़की से सट गया। समर अब जब उस लड़की के साथ बिल्कुल चिपका हुआ था। वो लगातार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ होने के कारण उसको जगह भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वो लड़की से बिल्कुल चिपक गया था। उसकी सांसें वो लड़की अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। इससे उस लड़की का चेहरा बदल गया और वो समर की ओर पलटते हुए गुस्से में बोली, सर। लेकिन जब उसने समर का चेहरा देखा तो उसने तुरंत बदलते हुए कहा, ओह, तो ये तुम हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? उस खूबसूरत सी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे वाला लड़का वही था जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अचानक वो और भी ज्यादा गुस्से में हो गई थी। समर ने हैरान होते हुए कहा, अरे अरे इंस्पेक्टर जिया, तुम यहाँ कैसे? वो लड़की कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जिया थी। जिया का सुंदर सा चेहरा लाल हो गया था। वो इतने गुस्से में थी कि उसकी नाक टेढ़ी हो गई। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे टच क्यों किया? उसे लगा कि आज वो वाकई में बदकिस्मत था। वो पहले बैंक में से कुछ पैसे निकालने चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वो उस कमीने समर से मिलेगी। जिया इस कमीने से बहुत नफरत करती थी, और जब वो उससे मिलती तो उसे लगता कि एक बहुत ही दुर्घटना हो गई है। पहली बार उसने उस आदमी की वजह से अपना पहला किस खो दिया था। दूसरी बार वो उसके साथ होटल में बिना कपड़ों के थी। तीसरी बार उसने एक ईगल गैंग के सामने उसको किस कर लिया था। और अब जब वो उसको यहाँ वहां छूने की कोशिश कर रहा था, शायद यह आदमी उसका दुश्मन बन गया था। इससे जिया को गुस्सा आ गया था। समर ने चिढ़ाते हुए कहा, जिया, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरे पीछे वाले लोगों ने मुझे धक्का दिया, इसलिए गलती से तुम्हारे ऊपर गिर गया। लेकिन सच कहूं तो तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ले ली। समर भी जब उसको देखता तो उसको गुस्सा भी आता था, लेकिन वो कभी भी गुस्सा करता नहीं था।
ये लड़की हमेशा उसके लिए कोई ना कोई मुसीबत ही लेकर आती थी। जिया के सुंदर चेहरे पर गुस्से की लहर उभर आई। उसने गुस्से में कहा, बदमाश, अब देखो मैं क्या करती हूं तुम्हारा। ये कहते हुए उसने अपना दाहिना पैर उठाया, समर की टांगों पर किक मारने के लिए आगे बढ़ी। इस किक की गति बहुत तेज थी। अगर समर को लग जाती कि उसकी टांग की हड्डी भी टूट जाती। एक किक से बड़ी छोटी दोनों हड्डियां टूट सकती थी। जिया ने इस किक का इस्तेमाल पहले 3 अपराधियों की टांग तोड़ने के लिए भी किया था, और यही वजह थी कि वो अपनी हिंसा के लिए जाना जाती थी। समर ने चिढ़ाते हुए कहा, जिया, तुम बहुत क्रूर हो। अगर मेरी टांग टूट गई तो मैं तुम्हें संभालना पड़ूंगा। उसने मुस्कुराते हुए किक को अपने पैरों से पकड़ लिया। चाहे जिया ने कितनी भी कोशिश की हो, वो अपने पैरों को उसके पैरों से छुड़ा नहीं पाई। जिया भी मार्शल आर्ट फाइटर थी। वो लेवल 2 स्टेज 1 की फाइटर थी। हालांकि वो 3 से 5 गुंडों का आसानी से सामना कर सकती थी, लेकिन वो समर के सामने कुछ भी नहीं थी। जिया को अब और भी गुस्सा आने लगा था। जिया का सुंदर सा चेहरा बदल गया और उसने गुस्से में कहा, हरामी, मुझे छोड़ो अभी के अभी। समर ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं। समर उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। ये लड़की उसकी टांग तोड़ना चाहती थी, बहुत क्रूर थी। उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। उसने अपनी हथेलियां फैलाई और जिया की टांग पकड़ ली। ये चिकनी और फिसलन भरी थी, जैसे वो रेशम को छू रहा हो। इस महिला पुलिस अधिकारी का पैर पतला और लंबा था। उसके पैर बिल्कुल इरा के पैरों के जैसे थे, दोनों सबसे अच्छे थे। ये देखकर कि उसका पैर इस कमीने ने पकड़ लिया है, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कमीने, मेरा पैर छोड़ अभी के अभी। वो वास्तव में गुस्से में थी। यह आदमी न केवल कमीना था और बल्कि एक अलग ही तरह का आदमी था। वो दिन के उजाले में उसे इस तरह एक लड़की को कैसे छेड़ सकता था। उसके आसपास के लोगों ने जब उन दोनों का ड्रामा देखा तो सब अपने अपने काम छोड़कर उन दोनों को ही देखने लगे। उनकी आंखों में हरी बत्तियां चमक गई थी। इससे जिया भी शर्मिंदा हो गई थी। वो जमीन में कोई दरार ढूंढकर उसमें छिप जाना चाहती थी। बेचारी का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया था। सिर्फ एक बात अच्छी हुई थी कि वो छुट्टी के दिन पैसे निकालने आई थी, इसलिए उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी और बस अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने थे। इस तरह उसके आसपास के लोग उसे पहचान नहीं पाए। धमाक! तभी अचानक एक गोली की आवाज ने बैंक की शांति भंग कर दी और समर और जिया को भी डरा दिया। 4 आदमी अपने सिर पर काली लेगिंग पहने हुए बंदूकों के साथ बैंक में घुस आए। उनकी सिर्फ आंखें सभी को दिखाई दे रही थी। उनमें से आगे चल रहा एक आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला, पैसा हमारे देश का है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। हमें सिर्फ पैसा चाहिए, तुम्हारी जिंदगी नहीं। अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो अपने घुटने टेक दो। पैसा चाहिए। यह सुनकर बैंक के अंदर मौजूद हर किसी के चेहरे बदल गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अरे अरे, बैंक में लुटेरे आ गए हैं, भागो। एक ब्लू ड्रेस वाली महिला चीखी और बाहर की ओर भागी। एक आंख वाले आदमी ने उसको भागते हुए देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या क्या तुम भाग रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? और अचानक अपनी हैंडगन का ट्रिगर दबा दिया। गोली चली और सीधे जाकर ब्लू ड्रेस वाली लड़की के पैरों पर जाकर लगी, जिससे वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। अब वो उठ भी नहीं पा रही थी। उस महिला का दर्द के मारे चीख पड़ा, और क्योंकि उसके पैरों से खून बह रहा था, जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा उसके खून से लाल हो गया था। जमीन खून से लथपथ थी और यह बहुत डरावनी लग रही थी। एक आंख वाले आदमी ने उस महिला के सिर पर बंदूक तानते हुए कहा, चिल्लाना बंद कर। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो मैं तुम्हें सिर पर गोली मार दूंगा, फिर देखना कैसे चिल्लाओगी। उस आदमी की धमकी सुनकर डर के मारे उस महिला का चेहरे का रंग उड़ गया। अब वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वो कुत्ता उसको गोली मार देगा। हालांकि उसके पैर में अभी भी दर्द था, लेकिन जान बचाने के लिए वो दर्द को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उस एक आंख वाले लुटेरे ने सबको धमकी देते हुए कहा, अब जो भी भागने की या फिर पुलिस को बुलाने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। उसके शरीर से एक जानलेवा ओरा निकल रहा था। वो टोटल 4 लोग थे। चारों लोगों के हाथों में हथियार और निर्दयता देखकर सभी डर से कांप उठे थे।
किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। वो सभी नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने सिर के पीछे हाथ रख लिए और नीचे सिर को झुका लिया। एक आंख वाले व्यक्ति ने एक बैग निकाला, कैशियर के डेस्क पर रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, कैशियर साहब, बैंक में जितना भी पैसा है निकाल कर इस बैग में डाल दो। बाकी तीन लुटेरे दरवाजे पर खड़े होकर हाल में सभी को देख रहे थे। चारों लोगों के हाथों में बंदूक थी। हर कोई डर से कांप रहा था। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब करे तो करे क्या। डेस्क पर बैठी अधेड़ उम्र की महिला ने कांपते हुए सारे पैसे निकाल लिए और उस लुटेरे के सामने रखते हुए कहा, बड़े भाई, बैंक में अभी तो सिर्फ 50 करोड़ रुपए हैं। उस आदमी ने उस महिला पर अपनी बंदूक तान दी, जिससे उसको डर के मारे सारे पैसे निकालने पड़े। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आदमी उसको गोली मार देता और उसके पास अपनी जान बचाने का यही एक रास्ता था। चारों लुटेरे अच्छी तरह से ट्रेन किए हुए थे। यह स्पष्ट था कि उन्होंने पहले ही बैंक का ब्लूप्रिंट देखा हुआ था। अपनी तेज गति के साथ कुछ ही देर में उनके पास पैसों से भरा एक बैग आ गया था। कम से कम 50 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। और ये देखकर कि चारों लुटेरे पैसे लेकर भागने वाले हैं तो जिया का चेहरा बदल गया। वो खड़ी होने ही वाली थी कि अगले ही पल समर ने उसे पकड़ लिया। जिया ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अबे ओ कमीने, मुझे इन लुटेरे को पकड़ना है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर उसे लुटेरों को पकड़ने में रोक क्यों रहा है। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ धीमी आवाज के साथ कहा, अरे मंद बुद्धि, वो 4 लोग हैं और उन सभी के पास बंदूकें हैं। तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये वक्त जोश नहीं, होश से काम लेने का है। उसे लगा कि जिया का दिमाग खराब है। उसने अपनी और चारों की ताकत के अंतर में नहीं देखा था। वो चारों लुटेरे बहुत एक्सपीरियंस लग रहे थे और अच्छी तरह ट्रेन किए हुए थे। ऐसे लोग बहुत क्रूर होते हैं। अगर जिया उनको पकड़ने की कोशिश भी करती तो वो उसको देखते ही गोली मार देती। जिया के सुंदर से चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाते हुए कहा, मैं एक पुलिस वाली हूं, मैं ऐसे चुपचाप उनको जाते हुए नहीं देख सकती। उसकी आवाज में असंतोष था। वो एक पुलिस वाली थी और स्वाभाविक रूप से ये देख सकती थी कि 4 लुटेरे कोई आम लोग भी नहीं थे। उनकी स्किल्स को देखकर कोई भी जान सकता था कि वो पुराने अपराधी थे। लेकिन जिया एक नेक पुलिस वाली थी। भले ही उसे पता था कि खतरा है, लेकिन वो सिर्फ बैठकर देख नहीं सकती थी। यह उसका तरीका नहीं था। समर ने तभी धीमी आवाज में कहा, बेवकूफ लड़की, तुम्हें लगता है कि उनके पास सिर्फ बंदूकें हैं? अगर 4 लुटेरों के पास सिर्फ बंदूकें होती तो समर उन्हें बहुत पहले मार गिराता। उसके कुछ और भी कारण था और एकमात्र कारण यह था कि उन्हें देखा कि उनके पास डेटोनेटर विस्फोटक भी है और ये ऐसे विस्फोटक थे कि अगर एक व्यक्ति इसे फाड़ देता तो बैंक में मौजूद सभी लोग खत्म हो जाते। तभी अचानक सायरन बजने लगे। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और इलाके की पूरी पीसीआर पुलिस वहां आ गई। उनमें से एक पुलिस वाले ने मेगाफोन में चिल्लाते हुए कहा, अंदर मौजूद लुटेरे ध्यान से सुनो। पुलिस ने आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। चुपचाप अपने हथियार नीचे रखो और सरेंडर कर दो। यही तुम्हारे पास बचने का आखिरी रास्ता है। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था। अब उन चारों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर से पुलिस की बात सुनकर जिया का चेहरा चमक उठा। वो जानती थी कि उसके साथी आ चुके हैं। क्योंकि उसके साथी वहां आ गए थे, इसलिए उसे अब इन लुटेरों से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने सोचा था कि वो बाहर मौजूद दर्जनों पुलिस वालों को अलावा वो खुद भी अंदर मौजूद 4 लोगों से निपटने के लिए काफी थी। जिया अचानक एक कोगर की तरह जमीन से उछली और आदमी की ओर कूद पड़ी जो उसके सबसे करीबी था। उस आदमी को उसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो जिया के अचानक किए गए हमले का जवाब नहीं दे पाया और जमीन पर गिर गया। जिया ने अपनी बंदूक निकाली, उस आदमी के सिर पर तान दी और उसने ऊंची आवाज में कहा, हिलना मत, कोई भी हिलना मत, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। ये देखकर कि जिया ने एक लुटेरे को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तान दी, एक आंख वाले लुटेरे का चेहरा बदल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, कौन हो तुम? अगर मरना चाहती तो मेरे भाई को अभी के अभी छोड़ दो। जिया ने गुस्से में उस एक आंख वाले आदमी को घूरते हुए कहा, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं। पुलिस ने तुम सभी को चारों तरफ से घेर लिया है।
इसलिए चुपचाप अपने हथियार नीचे रखो और मेरे साथ बाहर चलो। तुम्हारे पास सरेंडर करने का ही एकमात्र रास्ता है। अगर तुम में से किसी ने विरोध किया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। अपराधियों से निपटने के लिए उसका पहला तरीका उन्हें सरेंडर करने के लिए राजी करना था। इससे विक्टिम्स भी सेफ थे और नुकसान कम होता। समर ने गुस्से में जिया को घूरते हुए मन ही मन कहा, ओह, तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिया की हरकतें देखकर वो अवाक रह गया था। समर देख रहा था कि जिया ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। उन सभी लुटेरों के पास डेटोनेटर थे। अगर किसी एक ने भी ट्रिगर दबा दिया तो पूरी बैंक उड़ जाएगी। और जैसा उसने सोचा था, अगले पल वैसा ही हुआ। एक आंख वाले आदमी ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और अपनी शर्ट को ऊपर उठाकर अंदर के विस्फोटों को सबके सामने दिखा दिया और ठंडी आवाज में कहा, मेरे भाई को जाने दो, नहीं तो मैं इसका ट्रिगर दबा दूंगा। फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और ये देखते ही जिया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर के भाव थे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या क्या तुम्हारे पास डेटोनेटर है? वो जानती थी कि अगर एक बार इस आदमी ने डेटोनेटर का रिमोट दबा दिया तो पूरी लॉबी जमीन में उड़ जाएगी और केवल वही नहीं, सब के सब मर जाएंगे। जिस दिन जिया पुलिस वाली बनी थी, उसने कसम खा ली थी कि वो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे देगी। अगर वो अकेली होती तो ठीक था, लेकिन इतने सारे लोग थे उनको बचाने के लिए। अब उसके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अभी इस सब के बारे में सोच रही थी, तभी एक आंख वाले आदमी ने उसके दाहिने हाथ पर वार कर दिया, जिससे उसकी बंदूक गिर गई। फिर उसने बंदूक उसके सिर पर तान दी और ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक दरवाजे पर खड़ा एक आंख वाले आदमी का दूसरा साथी बोला, भाई भाई, एक मिनट रुको। एक आंख वाले आदमी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ है? यह एक पुलिस वाली है, हमारे लिए खतरा बन सकती है, हमें इसे मारना ही होगा। तो मुझे रोक क्यों रहे हो? उसने उस आदमी की तरफ असंतुष्ट निगाहों से देखा। उस आदमी ने अपने मन की बात उसे समझाते हुए कहा, भाई, हमें पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। अगर हमें निकलना है तो हमें एक बंधक की जरूरत है और ये पुलिस वाली हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। एक आंख वाले आदमी को बात समझ आ गई। उसने अपने आदमी की तारीफ करते हुए कहा, नंबर 2, तुम हमारे गैंग के सबसे अच्छे इंसान हो और अब से तुम सलाहकार बन सकते हो। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, हम इस पुलिस वाले को ही यहाँ से भागने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर उसने रस्सियां निकाली और जिया को बांध दिया। उसने बंदूक जिया के सिर पर तान दी और अपने साथियों से बोला, चलो भाइयों, बाहर चलते हैं और अब यही पुलिस वाली हमें यहाँ से बचाएगी। ये कहते हुए वो जिया को अपने साथ खींचकर बाहर लेकर जाने लगे। समर जिया की हालात देखकर फुसफुसाते हुए बोला, देखा देखा मेरी बात न मानने का अंजाम, पकड़ी गई ना। अब मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ेगा, पागल लड़की। ये देखकर कि लड़के जिया को बाहर लेकर गए हैं, समर ने उसे बचाने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उनकी ओर देखा। भले ही वो जिया अक्सर लड़ते थे, लेकिन वो जानता था कि ये लड़की एक नेक इंसान थी। वो ऐसे इस लड़की को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता था। ठीक उसी समय जब समर उठने के लिए तैयार हुआ, वो फिर से बैठ गया, क्योंकि उसने देखा चारों लुटेरे अभी भी दरवाजे पर खड़े थे। अगर वो अभी भी जिया को बचाने की कोशिश करेगा तो उन चारों में से कोई उसे देख लेगा, तो संभावना थी कि वो डेटोनेटर को ना दबा दे। वैसे भी बाहर बहुत सारे पुलिस वाले थे। वो भी शैडो किंग था और वो पुलिस के सामने अपनी पहचान को उजागर नहीं कर सकता था, नहीं तो आगे चलकर उसको ही प्रॉब्लम होती। उसने मन ही मन कहा, जो भी हो, मैं जिया को बचाने के लिए अपनी पहचान सबके सामने नहीं आने दे सकता। यह सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फैसला किया कि जब ये लुटेरे जिया को लेकर चले जाएंगे तो उनको पीछे जाकर जिया को बचा लेगा। वहीं एक आंख वाले आदमी ने जिया को बाहर निकालते हुए देखा और बाहर खड़े पुलिस वाले का चेहरा बदल गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जिस पुलिस वाले ने अनाउंसमेंट की थी, उसने जिया को देखते हुए कहा, अरे अरे नहीं, हमारे इंस्पेक्टर को लुटेरे ने पकड़ लिया है। छोटे बालों वाले पुलिस वाले ने मेगाफोन लिया और एक आंख वाले लड़के की जोर से कहा, ए लुटेरो, सुनो, हमारे इंस्पेक्टर को छोड़ दो, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे।
उसकी आवाज बहुत ऊंची थी। उसके आसपास के सभी लोगों ने उसकी धमकी को साफ साफ सुन लिया था। समर ने उस पुलिस वाले की धमकी सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे से कहा, ओह यार, मुझे लगता है कि सब के सब पुलिस वाले बेवकूफी हैं। ये लुटेरे अब तक सिर्फ इतना जानते थे कि जिया एक पुलिस वाली है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो एक इंस्पेक्टर है। अब जब इन लोगों को पता चल गया कि वो एक इंस्पेक्टर है, तो उसे वो कभी भी नहीं जाने देंगे। जिया उनके लिए सबसे अच्छी होस्टेज थी, जिसका इस्तेमाल करके अब वो आसानी से पुलिस वालों को डरा सकते थे। लेकिन उन सभी को सीनियर होने के नाते जिया का ऑर्डर भी मानना पड़ेगा। वास्तविकता बिल्कुल वैसी ही थी जैसा समर ने सोच लिया था। उस पुलिस वाले ने जो कहा था उसको सुनने के बाद चारों लुटेरे खुश हो गए थे। नंबर 2 ने खुश होते हुए उत्साह से कहा, बड़े भाई, हम जीत गए। ये इंस्पेक्टर है। हम निश्चित रूप से उसे बंधक बनाकर यहाँ से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। वाह, क्या दिन है। और एक आंख वाला आदमी भी बड़ा उत्साहित हो गया था। उसने भी खुशी भरे स्वर में कहा, यस, हम अब बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसने भी सोचा नहीं था कि उनके हाथ इतनी बड़ी मछली लग जाएगी। जिया ने बिना कुछ कहे बूझगार्ड पुलिस को देखा और बहुत गुस्से में थी। वो जाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती थी। वो हमेशा ही ऐसी बेवकूफियां करता था। तभी एक आंख वाले आदमी ने जिया के सिर पर बंदूक तानते हुए और उसके सामने खड़े पुलिस वाले को धमकी देते हुए कहा, अबे ओ पुलिस वाले, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर अपने इंस्पेक्टर को बचाना चाहते हो तो हमारे लिए जल्दी से जल्दी एक गाड़ी तैयार करो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। एक आंख वाले आदमी के चेहरे पर जानलेवा भाव देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उस पुलिस वाले ने घबराते हुए कहा, प्लीज प्लीज हमारे इंस्पेक्टर मैडम को मत मारना। मैं अभी तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम करवाता हूं। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने वैसा नहीं किया जैसा वो चाहते हैं तो वो उनके इंस्पेक्टर को मार सकते हैं। वो तुरंत उन लुटेरों के लिए गाड़ी का इंतजाम करने लगा। उसको ज्यादा समय नहीं लगा और उसे एक वहां वैन भी मिल गई। चारों लुटेरों ने पैसों से भरा बैग वैन में रखा, जिया को जबरदस्ती वैन में बैठाया और सबकी आंखों के सामने से वहां से निकल गई। उनको भागता हुआ देखकर वो पुलिस वाले ने जल्दी से अपनी वॉकी टॉकी निकाली और हर यूनिट को अलर्ट करते हुए कहा, सभी यूनिट्स ध्यान दें, सभी यूनिट्स ध्यान दें। सिटी बैंक से 4 लुटेरे एबी रोड पर एक सफेद वैन में भागे हैं। सभी लोग उन पर नजर रखें और उन्हें रोकें, लेकिन ध्यान से, हमारे इंस्पेक्टर जिया उनके कब्जे में हैं। हमारे इंस्पेक्टर जिया उनके कब्जे में हैं, ये बात ध्यान रखें। तुरंत हर एक यूनिट जिसने वो संदेश सुना, सफेद वैन को ट्रैक करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। वहीं उधर समर भी चुपचाप बैंक से बाहर निकला। फिर वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल पर कूद गया और वैन का पीछा करने लगा। वो बहुत देर से बाहर आया था, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि वैन एबी रोड की तरफ गई है, इसलिए उसने उस तरफ बाइक अपनी मोड़ ली और आगे बढ़ा दी। लेकिन जब वो एबी रोड पर पहुंचा तो उसे एक खाली वैन मिली जो कई पुलिस अधिकारियों से घिरी हुई थी। पूछने के बाद समर को पता चला कि चारों लुटेरे बेहद सावधान थे। उन्होंने रास्ते में ही गाड़ी बदल ली और इस खाली वैन को पीछे छोड़ दिया। रेडिसन चौराहे पर 4 सड़कें थी, 4 अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। 2 सड़कें शहर के सेंटर की तरफ जा रही थी, एक गांव की ओर, फिर एक शहर के बाहरी इलाके की ओर। पुलिस ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद उन सभी ने सोचा कि लुटेरे गांव की तरफ गए होंगे, इसलिए वो सभी गांव की ओर चले गए। और गांव की ओर जाने वाली सड़क पर टायर के स्पष्ट निशान भी थे। यह दिखाई दे रहा था कि किसी 4 व्हीलर के टायर के निशान थे। वो सभी पुलिस वाले चले तो गए, लेकिन समर अभी भी वैन के पास खड़ा था। वो हवा को सूंघ रहा था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं नहीं, वो लोग गांव की तरफ नहीं गए। वो सब वापस शहर की तरफ ही गए हैं। उसकी नाक बेहद संवेदनशील थी। जब उसने जिया को रोकने की कोशिश की थी तब उसके शरीर पर एक खास पाउडर लगा दिया था। उस पाउडर की गंध से समर दिशा का पता लगा सकता था। वो गंध शहर में वापस जाने वाले रास्ते की तरफ से सबसे तेज आ रही थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, सबसे खतरनाक जगह कभी कभी सबसे सुरक्षित जगह होती है। न केवल ये लुटेरे निर्दयी थी बल्कि चालाक भी थे। ये खाली वैन और देहात की ओर जाने वाली गाड़ी के ट्रैक सब कुछ आवरण थे और ये सब कुछ नकली था। समर हल्के से मुस्कुराया
और शहर की तरफ जाने के लिए मुड़ गया। इस समय सरस्वती नदी के किनारे बगल पर एक परित्यक्त इमारत में उन लुटेरों ने जिया को एक कुर्सी पर बांध दिया था। उसका सुंदर सा चेहरा भी पीला पड़ गया था। जिया की खूबसूरत आंखें झपक उठी। उसने अपने दिल में डर को दबाते हुए जोर से कहा, कौन हो तुम? आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम जानते हो कि तुमने किसको हाथ लगाने की कोशिश की है? अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी यहां से छोड़ दो। उसकी बात सुनकर एक आंख वाला आदमी हंसा। और उस मुस्कान के साथ उसकी आंखें और भी क्रूर हो गई। उसने हंसते हुए कहा, उस आदमी ने अभी अभी तुम्हें अपना इंस्पेक्टर बताया था। पूरे इंदौर शहर में सिर्फ एक महिला इंस्पेक्टर है, इसलिए हमें पता है कि तुम वही हिंसक पुलिस वाले जिया ही होगी। ये कहते वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगा। वो एक अपराधी था जिसने इंदौर शहर में कई बार कानून का उल्लंघन किया था। शहर की पुलिस को अच्छी तरह से वो जानता था। जिया को अचानक याद आया कि वो पिछले एक महीने में इंदौर शहर में एक लुटेरा एक्टिव था जो गोल्ड स्टोर, शॉपिंग मॉल और बैंकों को लूट रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ओह, मुझे याद आ गया, मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। तुम एक आंख वाले अजगर हो। पूरा इंदौर शहर तुम्हें वन आई पैंथर के नाम से जानता है। क्या तुम वही हो? ये एक आंख वाला लड़का निर्दयी था। लक्ष्य उसके स्पष्ट थे और जब भी वो लूटपाट करता तो बहुत खतरनाक प्लान बनाता। ऐसे ही रास्ते में 4-5 व्हीकल चेंज कर देता, जिससे पुलिस वाले उसको ट्रैक भी नहीं कर पाए थे। जिया की नजर थोड़ी सिकड़ी हुई थी। उसने पाया कि खाली कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक निशान था। वो आदमी कमरे में आते ही वन आई पैंथर और उसके सभी साथियों से अच्छे से मिला। जिया ने उस अधेड़ उम्र के आदमी को पहचानने की कोशिश करते हुए कहा, करीम खान, करीम खान, क्या ये तुम हो? उस अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर एक बड़ा सा चोट का निशान था। वो कोई और नहीं, डीएनडी बार का मालिक करीम भाई था। डीएनडी बार के नाम से वो पीछे अपने 2 नंबर के धंधे करता था। कुछ समय पहले जिया ने बार की इंक्वायरी करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां लोगों ने उसे नशीला पदार्थ खिला दिया और उस दिन वो लगभग ट्रैप हो ही गई थी। तभी समर ने उसे बचा लिया था, जिसके बाद समर ने वो हर बार सील करवा दिया था, लेकिन उसका मालिक करीम भाई वहां से बाहर निकलकर भाग गया था। आज तक वो पकड़ा नहीं गया था। करीम भाई ने जिया को शैतानी मुस्कान के साथ देखा और एक जोरदार हंसते हुए हंसी बोला, डियर इंस्पेक्टर जिया, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे हाथों में आ जाओगी। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। उसका चेहरा क्रूरता से भर गया था। करीम भाई को जिया पर गुस्सा आ रहा था। पिछली बार जब इन पुलिस वालों से निपट रहा था तभी उस रहस्यमय व्यक्ति ने उसकी आधी से ज्यादा हड्डियां तोड़ दी थी। वो हर दर्द के साथ जिया और उस लड़के को याद करता था। उसने जितना दर्द होता उतना ही उन दोनों पर गुस्सा आता और उससे बदला लेने की सोचता। और आज इस पुलिस वाले पर वो अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करने वाला था। करीम भाई ने मुस्कुराते हुए एक आंख वाले आदमी से कहा, दोस्त, ये लड़की बहुत सुंदर है। प्लीज ऐसे ही इसे मारना इसकी खूबसूरती की इंसल्ट होगी। हमें इसकी खूबसूरती का फायदा उठाना चाहिए। क्या कहते हो तुम? उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उन चारों में से नंबर 2 के एक अश्लील मुस्कान देकर करीम भाई के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ भाई, करीम भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह लड़की सच में सुंदर है। हम उसके साथ मजे कर सकते हैं और इसकी तस्वीरें ले सकते हैं ताकि हम फ्यूचर में भी इसका फायदा उठा सकें। वो वास्तव में चारों में से सबसे चालाक था, जिसके पास न केवल जिया को छूने नहीं बल्कि उसकी तस्वीरें रखने की भी सारी योजना थी। एक आंख वाले आदमी ने ठंडे मुस्कान के साथ उनकी बात से सहमत होते हुए कहा, करीम भाई, नंबर 2, तुम लोग कह तो सही रही हो। इतनी खूबसूरत लड़की को मारना दुख की बात है। इसके कपड़े उतारो और इसकी तस्वीर खींचो। चलो अपने काम में लग जाओ। एक आंख वाले आदमी की बात सुनकर जिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर की एक झलक आ गई थी। ये घिनौने लोग उसकी तस्वीरें भी लेना चाहते थे। वो ऐसा होने नहीं दे सकती थी कि ये लोग उसकी इज्जत से खेलना चाहते थे।
वो इससे अच्छा मरना ही पसंद करेगी। जिया एक खास पहचान रखती थी। वो आमतौर पर इसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन खुद को बचाने और लुटेरों को डरावने के लिए उसने सोचा कि उसे बता देना चाहिए। उसने खुद को बचाने के लिए अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने का फैसला कर लिया था। एक आंख वाले और बाकी लोगों की अश्लील मुस्कान देखकर जिया ने आखिरकार अपनी पहचान बताते हुए कहा, सुनो, मुझे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। मेरे पापा इंदौर के एसपी हैं। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसे उम्मीद थी कि वो लोग इस बात से डर जाएंगे। आखिरकार पुलिस एसपी पूरे जिले की पुलिस को कंट्रोल करता है। उसकी बात सुनकर एक आंख वाले आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों में भारीपन की झलक दिखाई दी। उसने धीरे से बुसबुसाते हुए कहा, क्या क्या तुम एसपी की बेटी हो? अगर उसके सामने खड़ी लड़की सामान्य होती तो उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन सामने वाली लड़की पुलिस एसपी की बेटी थी। वो इतनी बड़ी बात थी। अगर वो इस बात को ठीक से न संभालते तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। सिर्फ एक आंख वाले व्यक्ति भी नहीं, बल्कि करीम भाई और बाकी लोगों के चेहरे के भाव भी बदल गए थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी सदमा लग गया था। जाहिर है जिया की पहचान ने उन्हें चिंतित कर दिया था। नंबर 2 का चेहरा भी काला पड़ गया। उसने एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई भाई काम हो गया है काम। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हमने इस लड़की को भी छोड़ दिया तो एसपी हमें छोड़ेगा? कभी नहीं। भाई अब तो हम बुरे फंस गए हैं। अगर उसको मारते हैं तो भी फंस जाएंगे, छोड़ते हैं तो भी कोई हमें बचा नहीं पाएगा। तभी करीम भाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक आंख वाले लड़के से कहा, भाई हमने बहुत कांड किए हैं। अगर हम एक और कांड करते हैं तो भी कुछ नहीं होगा। एक बार जब हम सबको ये बात कर लेंगे तो हम इंदौर शहर को छोड़ देंगे। हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। करीम भाई जिया से बहुत नफरत करता था। उसे जान से मारना चाहता था। इस औरत ने उसके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया था। उसकी वजह से ही उसके करोड़ों का नुकसान हुआ। इस लड़की की वजह से ही वो मोस्ट वांटेड अपराधी भी बन गया था। पुलिस की लिस्ट में टॉप पर था। वो इन सब चीजों का बदला उससे लेना चाहता था। तभी एक आंख वाले लड़के ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और नंबर 2 और करीम भाई के सुझाव को ध्यान से सुना। फिर उसने करीम भाई की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है करीम भाई, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। अब जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा तो ठीक होगा। वो एक खूंखार अपराधी था जिसने अनगिनत बुरे काम किए थे। जिस दिन वो कुछ काम नहीं करता था उस दिन उसके हाथों की खुजली होने लगती थी। उसके चेहरे पर एक गंदी सी शैतानी मुस्कान आ गई थी। उसने जिया की तरफ बढ़कर हंसकर कहा, पुलिस एसपी की बेटी। ये जानने के बाद भी अगर मैंने तुम्हारे को ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी तो अंडरवर्ल्ड में क्या ही इज्जत रह जाएगी। तुम जानती हो ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। अंडरवर्ल्ड में भी तो पहचान बनानी है। लोग मुझे कहेंगे कि एसपी की लड़की के साथ ऐसा किया। मेरा बहुत नाम होगा। ये कहते हुए उसने नंबर 2 की तरफ देखा और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, नंबर 2, कैमरा लाओ और अब इसकी तस्वीरों को छोड़ो और सीधा वीडियो बनाना शुरू करो। ये कहते हुए वो लगातार जिया की तरफ बढ़ता जा रहा था। जिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें दहशत से भर गई थी। वो भागना चाहती थी लेकिन उसको बहुत टाइट बांधा गया था। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, रुको रुको, मुझे मेरे पापा एसपी यशवंत सिंह शेखावत हैं। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो, यशवंत सिंह शेखावत डर का दूसरा नाम है। यशवंत सिंह शेखावत इंदौर शहर के पुलिस बल के सुपरिटेंडेंट थे। उनके पास बहुत ताकत थी। उन्होंने अनगिनत अपराधियों को पकड़ा था और उन्हें अपराधियों के लिए अभिशाप के रूप में जाना जाता था। अगर कोई और होता तो यशवंत सिंह शेखावत का नाम सुनकर थर थर कांपने लगता। जिया इन चोरों को भी अपने पापा के नाम से डराना चाहती थी, लेकिन वो जानती नहीं थी इन चोरों को यशवंत सिंह शेखावत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये चोर गैंगस्टर नहीं थे।
वो शातिर अपराधी थे जिन्हें केवल पैसे और लड़कियों की परवाह थी। एक आंख वाला आदमी ठंडे मुस्कान के साथ बोला, जी हाँ, हालांकि तुम्हारे पापा तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन हम काम पूरा होने पर ये शहर तो क्या, ये देश भी छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हें पता है दुनिया बहुत बड़ी है, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा, कहाँ कहाँ ढूंढेगा। बेचारा बेचारा एसपी यशवंत सिंह शेखावत कहाँ कहाँ ढूंढेगा हमें, नहीं ढूंढ पाएगा। और तुम क्या सोचती हो वो हमें ढूंढ लेगा? कभी भी नहीं। नंबर 2, जल्दी से कैमरा ऑन करो। और ये कहते हुए उसने नंबर 2 से कैमरा ऑन करने की सिफारिश की। ये बात सुनते ही जिया थर थर कांपने लगी थी। उसे अब पता लग गया था कि ये लोग अपने पिता के नाम से भी डरने वाले नहीं हैं। उसे लगने लगा था कि अब तो उसको भगवान ही बचा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन बचाएगा जिया को? क्या समझ समय पर पहुंच जाएगा? क्या होगा आगे कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर जरूर कर दें।